गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, इवनिंग होने वाला है, 5 बजे हो जाएगा। अरे तू इस पे ज्यादा रिसर्च कर रहा है, थोड़ा केमिस्ट्री पे कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या डिस्कस किया था जीओसी में? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बताएगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल करना है आज। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिस्कस करना है, ठीक है। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को डिस्कस करना है। तो नोट करो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बेटा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है मुझे वीडियो क्वालिटी सही है क्या? अच्छा, मतलब आप कंफर्टेबल हो? नहीं सर, ब्लर है। एक मिनट रुक जाओ। अब क्या सिचुएशन है, पहले से कुछ इंप्रूव हुआ है क्या? बोलो बेटा, पहले से कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुई है? चलो ठीक है। तो अगर हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है तो फ्री रेडिकल
अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि फ्री रेडिकल में जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इस कार्बन के सराउंडिंग में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये फ्री रेडिकल, अभी नोट मत करना इसको, अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, अगर हम इस फ्री रेडिकल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कपलिंग के थ्रू इधर पाई बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा वो ये होगा। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर किया जाए तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है और रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस कार्बन पे जहां फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, और इसमें इस कार्बन पे कंप्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर किया जाए तो हाफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी और हाफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी। ठीक है, तो एक तरीके से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो एक कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन पे कम होगी तो उससे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कि अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी। अगर ऐसे ही हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में फिर उस सिचुएशन में आप देखोगे तो आपको 1/3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अगर 4 होंगे तो 1/4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी कम होगी, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी कम होगी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो ये बोला जा सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of resonating structure। जिस फ्री रेडिकल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे जैसे फ्री रेडिकल के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज करेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और अगर हमारे पास ये फ्री रेडिकल है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो ये जो फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंजुगेटेड सिस्टम में ऑड नंबर ऑड पोजीशंस कितनी है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में ऑड पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑड पोजीशन है, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑड कंजुगेट पोजीशन तो ये ऑड कंजुगेट पोजीशन है, तो इसके अंदर ऑड कंजुगेट पोजीशन 4 है, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा इसके कंपेयर में।
इसी तरीके से अगर हम इस फ्री रेडिकल को कंसीडर कर रहे हैं, और इस फ्री रेडिकल को कंसीडर कर रहे हैं, अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो पहले वाले फ्री रेडिकल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? तो जैसा आपको पता है कि पर फिनाइल ग्रुप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे 3 और इसकी वजह से 3 और इसकी वजह से 1, तो टोटल 7। पहले वाले में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरे वाले में आप देखोगे इसकी वजह से 3, 4 एंड 5, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। तो किसी भी फ्री रेडिकल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम रेजोनेंस को कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट उस तरीके से कोई रोल प्ले नहीं करते जैसा कि आपने कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के केस में देखा है। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल के केस में ऑब्जर्व नहीं होते। ठीक है, फ्री रेडिकल के केस में सिंपल रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है, जहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से शिफ्ट होकर के दूसरे कार्बन पे ट्रांसफर होता है। लेकिन फ्री रेडिकल के केस में प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते। तो ये बात समझ में आई बेटा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करना है? रेजोनेंस के बेसिस पे। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस के बेसिस पे कैसे डिसाइड करना है, ये बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आप एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे नोट करो, लिखो फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड, फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Following terms are used in electrophilic aromatic substitution reaction. Following terms are used in electrophilic aromatic substitution reaction. Number 1, लिखो activating group, activating group, activating group। नोट करो, एक्टिवेटिंग ग्रुप का डिटेल लिखो, एनी ग्रुप which increases electron density, any group which increases electron density inside the benzene ring, any group which increases electron density inside the benzene ring and therefore
and therefore favors the attack of electrophile, and therefore favors the attack of electrophile there, and therefore favor the attack of electrophile there, is called activating group, is called activating group, is called activating group. तो यहां पे आप नोट करो, लिखो all plus m effect group, all plus m effect group, all plus m effect group excluding halogen, all plus m effect group excluding halogen, halogen को छोड़कर, belongs to this category. All plus m effect group excluding halogen belongs to this category. तो अब देखो बेटा, अगर हम बेंजीन को कंसिडर कर रहे हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को हटा के अगर मान लो हम यहां पे कोई ग्रुप लगाते हैं जेड, जेड ग्रुप हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों बेंजीन रिंग में, मतलब जब रिंग के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा जब रिंग के ऊपर जेड प्रेजेंट है, तो हम ये कंपेयर करेंगे कि दोनों बेंजीन रिंग में कौन सी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हम पता करेंगे। तो अगर यहां पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर इस रिंग के अंदर, ठीक है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व होती है, अगर इस रिंग के अंदर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब है कि ये जो जेड ग्रुप है, इस जेड ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया है, क्योंकि बाकी जो स्ट्रक्चरल फीचर हैं वो दोनों में एक जैसे। तो ऐसे सिचुएशन में हम जेड को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। तब जेड एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाएगा अगर यहां पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रिंग के कंपेयर में। यहां पे बेसिकली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में एज अ रेफरेंस कंसीडर किया था। तो हाइड्रोजन रेफरेंस एटम होता है, तो उस रेफरेंस एटम को हटा करके अगर हम कोई जेड ग्रुप ला रहे हैं और जेड ग्रुप को कनेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि जेड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, और जेड ने अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया तो हम जेड को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट हम लिखो नंबर 2, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका डिटेल लिखो। लिखो एनी ग्रुप which decreases electron density, any group which decreases electron density inside the benzene ring, is called deactivating group. Is called deactivating group. आगे लिखो प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप
on benzene ring, presence of deactivating group on benzene ring मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, any group which decreases electron density inside the benzene ring is called deactivating group. Any group which decreases electron density inside the benzene ring is called deactivating group. आगे लिखो, presence of deactivating group, presence of deactivating group decreases the reactivity. Presence of deactivating group decreases the reactivity of benzene ring towards electrophile. Decreases the reactivity of benzene ring towards electrophile. Towards electrophile. तो अगर रिंग के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग की रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स डिक्रीज करता है. मान लो यहाँ पे कोई Y ग्रुप को हमने अटैच किया हाइड्रोजन हटा करके, और इस ग्रुप के आने के बाद रिंग के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर किया तो पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसका मतलब है कि इस Y ग्रुप ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है. तो ऐसे सिचुएशन में Y को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के. एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है, तो अगर एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, और अगर एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है तो उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे. तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लो, ऑल माइनस एम इफेक्ट ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल में लिखो, ऑल माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, ऑल माइनस एम इफेक्ट ग्रुप and halogen, all minus M effect group and halogen, all minus M effect group and halogen belongs to this category. Halogen को भी हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कंसिडर करते हैं जबकि वो प्लस M दिखाता है. तो all minus M effect group and halogen belongs to this category. नेक्स्ट टर्म लिखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. नोट करो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का डिटेल लिखो, एनी ग्रुप which increases electron density, any group
which increases electron density at ortho and para position. Any group which increases electron density at ortho and para position of the benzene ring. Any group which increases electron density at ortho and para position of the benzene ring, and therefore attack of electrophile occurs there, and therefore attack of electrophile occurs there, is called ortho-para directing group. Ortho-para directing group. Attack of electrophile occurs there is called ortho-para directing group. अब यहां पे आगे नोट करो, all plus M effect group, all plus M effect group including halogen, all plus M effect group including halogen belongs to this category. All plus M effect group including halogen belongs to this category. ठीक है, तो हैलोजन को इंक्लूड करते हुए जितने भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप हैं सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोले जाते हैं. तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप प्रेजेंट है जो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है. प्लस एम इफेक्ट ग्रुप में ग्रुप के फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जेड का ऑक्टेट कंप्लीट है और जेड के पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा. तो अगर ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा. ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड पेयर बन करके आएगा और ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा. ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक प्लस एम इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे. अब अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम जो लोकलाइज्ड बॉन्ड है जिनकी पोजीशन फिक्स है, पहले हम उन बॉन्ड्स को दिखाते हैं और उसके बाद फिर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं.
तो ये तो लोकलाइज्ड बॉन्ड है। अब डी लोकलाइज्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है कार्बन और जेड के बीच पे, और कुछ स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। तो एज सच यहाँ पे पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड है, पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। और उसी तरीके से जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज्ड है। कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, और कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे डबल बॉन्ड हो। तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर पूरे रिंग में ऑब्जर्व हो रहा है इस तरीके से। अब आप देखो जेड के ऊपर, तो जेड के ऊपर या तो कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कि जेड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जेड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और आप देख रहे हो कि जो जेड के रेस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन है, मतलब इसमें और इसमें देखो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब जेड के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन तीनों पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो ये बोला जा सकता है कि इसका मतलब कि ये जो दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और अगर इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर बाहर से अटैक करेगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इन्हीं तीन पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन्हीं पोजीशन पे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रहा है। अगर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हम ऐसे ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये टर्म क्लियर हो गया बेटा सबको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बाकी लोगों को नहीं समझ में आया लगता है? भाई देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप जब उस तरीके से क्लास होती है तो आपको तो आप मेरे सामने बैठे होते हो, आपकी मुंडी घूम रही होती है, ठीक है, कुछ और रिस्पॉन्स है जिससे पता चल जाता है कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं। अब यहाँ पे उसको समझने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कि आप टाइप करके जो है अपना रिस्पॉन्स दोगे। तो ये काम हर स्टूडेंट को करना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का डिटेल। अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नोट करो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का डिटेल। एनी ग्रुप which decreases electron density at ortho and para position of the benzene ring. Any group which decreases electron density, at ortho and para position of benzene ring. Any group which decreases electron density at ortho and para position of benzene ring, due to which its meta position becomes relatively electron rich, due to which
its meta position becomes relatively electron rich, due to which its meta position becomes relatively electron rich, and therefore attack of electrophile occurs there, and therefore attack of electrophile occurs there, and therefore attack of electrophile occurs there is called meta directing group, is called meta directing group, is called meta directing group. आगे नोट करो, all minus M effect group, all minus M effect group, all minus M effect group belongs to this category. All minus M effect group belongs to this category. तो सारे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. तो अब जैसे देखो, अगर हम एक माइनस एम इफेक्ट ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से एक माइनस एम इफेक्ट ग्रुप अटैच है. मैंने जो स्ट्रक्चरल फीचर, जनरल स्ट्रक्चरल फीचर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप के लिए बताया था, उसी को कंसीडर कर रहा हूं. तो जैसे ए डबल बॉन्ड बी अटैच है, बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए के साथ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है. तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा. मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इधर बना रहा हूँ. अब देखो, अगर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा तो ये पाई बॉन्ड पेयर ए और बी के बीच वाला बी को ट्रांसफर होगा, इसलिए ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. अब इस वजह से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. इसी तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा. फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे. और अब अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर करें, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा. इस सिस्टम का ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा. अब आप देख रहे हो बी पे या तो कोई चार्ज नहीं है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. और आप देख रहे हो कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कभी यहां अटैक नहीं करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये तीनों पोजीशन रिपेल कर रही है बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मेटा पोजीशन पे ही यहां पॉसिबल होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिस ग्रुप को बेंजीन रिंग पे लगाया है उस ग्रुप ने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया है, जैसा इससे पहले वाले केस में आपने देखा था कि ग्रुप क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे ग्रुप ने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया है, बल्कि ग्रुप ने दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है इसलिए रिलेटिवली ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया मेटा पोजीशन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का वहां अटैक हो पा रहा है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप, हम ऐसा किसी ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं डिफाइन करते जो कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा करके इलेक्ट्रोफाइल का वहां पे अटैक कराता है, बल्कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और इस वजह से मेटा पोजीशन को रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है और इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल हम 4 टर्म को डिफाइन करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब इन 4 टर्म के बेसिस पे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आप नोट करो, ऑन द बेसिस ऑफ above 4 factors, on the basis of above 4 factors, various groups are classified into following 3 categories. On the basis of above 4 factors, various groups are classified into following 3 categories. Number 1, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग and activating group. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें नोट करो, all plus M effect group, all plus M effect group excluding halogen, all plus M effect group excluding halogen belongs to this category. All plus M effect group excluding halogen belongs to this category.
तो एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा इसको भी समझ लेना कि अगर बेंजीन रिंग से, अगर हमने बेंजीन रिंग को कंसीडर किया और बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप अटैच है CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और उससे कनेक्टेड है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप अटैच है CH डबल बॉन्ड CH एंड आगे अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जैसे यहाँ पे OH अटैच है, NH2 अटैच है, OR अटैच है, जो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, ऐसे ग्रुप अगर अटैच है तो ये पूरा ग्रुप हमेशा आप समझ लेना कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग होगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। मैंने यहाँ पे जो बात आपको बताई है इसको ध्यान से समझना। अगर बेंजीन रिंग से क्या अटैच है CH डबल बॉन्ड CH और उसके आगे क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब प्लस M इफेक्ट ग्रुप, प्लस M इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग बोला जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाएगा। बाकी जो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप का पूरा लिस्ट मैंने बताया हुआ वो तो अपनी जगह पे है ही, उसके अलावा इसको भी कंसीडर कर लेना। सेकेंड टर्म लिखो, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें लिखो all minus M effect group, all minus M effect group belongs to this category. All minus M effect group belongs to this category. ठीक है, जितने भी माइनस एम इफेक्ट ग्रुप मैंने बताए हुए हैं सब मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, NH3 पॉजिटिव, ये सब क्या है, ये सब मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नंबर थ्री ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसमें आप नोट करो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में लिखो हैलोजन, हैलोजन, नाइट्रोसो ग्रुप, हैलोजन, नाइट्रोसो ग्रुप। अब इसमें अगर आप देखोगे क्या क्या आएगा, हैलोजन,
नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा CH डबल बॉन्ड CH और उससे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैलोजन नाइट्रोसो ग्रुप एंड क्या होना चाहिए, CH डबल बॉन्ड CH और उससे कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -M इफेक्ट ग्रुप और -M ग्रुप। तो अगर ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग होगा। जैसे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, अब ये नाइट्रोसो ग्रुप वाला केस देखना बेटा, ये ऐसा ग्रुप है जो साइमल्टेनियसली +M और -M दोनों दिखाता है। अब जरा चेक करो, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है नाइट्रोजन, ये फर्स्ट एटम है ग्रुप का। आप देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो ग्रुप का फर्स्ट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इस वजह से क्या होगा, ये +M दिखाएगा। तो इस वजह से ये +M इफेक्ट दिखाता है, +M इफेक्ट। अब जरा देखो यहां पे ये N डबल बॉन्ड O को अगर आप देखो तो ये जो टर्मिनल एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इस एटम से मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, मतलब ये -M की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो ये यहां पे +M भी दिखा सकता है और साथ के साथ ये -M भी दिखा सकता है। तो ये ग्रुप +M और -M दोनों दिखा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये +M दिखाता है, +M की वजह से यहां पे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगा वो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लेकिन साथ में ये -M भी दिखाता है, तो -M की वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। एक तरफ ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को +M के थ्रू एक्टिवेट कर रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ ये -M भी दिखाता है, तो -M के थ्रू ये डीएक्टिवेट भी करता है रिंग को, जिसमें इसका -M डोमिनेट करता है ओवर इट्स +M। तो क्योंकि इसका -M डोमिनेट करता है +M को, इस वजह से ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप के बारे में याद रखना कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, लेकिन साथ में ये डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। और उसी तरीके से अगर मान लो हमने बेंजीन रिंग को कंसीडर किया, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहां पे लगा हुआ CH डबल बॉन्ड CH और इधर लगा हुआ CHO एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस वजह से ये पूरा ग्रुप अगर हम कंसीडर करें, ये पूरा ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ये पूरा ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां देखो CH डबल बॉन्ड CH जो है ये प्रेजेंट है, तो CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से भी होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हो सकता है, उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन एक्टिवेट होती है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इस वजह से हम इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप ये समझ लेना, CH डबल बॉन्ड CH से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तब वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग होगा। बट CH डबल बॉन्ड CH से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तब वो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग।
आप देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट एक केस में एक्टिवेटिंग है और दूसरे केस में डीएक्टिवेटिंग। तो ये क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई? अगर मान लो हमने इन कार्बन्स की नंबरिंग की हुई है, ठीक है, अगर हमने इन कार्बन्स की नंबरिंग की हुई है और इस कंपाउंड को हम किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कराते हैं, अगर इस कंपाउंड के, ये पूरा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन से कार्बन पे होना चाहिए? मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन से कार्बन पे होना चाहिए? ठीक है, कार्बन नंबर 8 पे अटैक होना चाहिए। अब जरा देखो कार्बन नंबर 8 पे ही अटैक क्यों होना चाहिए? आप अगर इस ग्रुप को देखो, ये CONH जो बीच वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर क्या है, ये एक साथ प्लस एम और माइनस एम दोनों दिखा सकता है। जैसे इधर से अगर आप देखो, इस साइड से, CO वाले साइड से, तो ये माइनस एम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये पाई बॉन्ड को विड्रॉ कर रहा है, और अगर ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ट्रांसफर करा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, यहां पे ये दिखा रहा है माइनस एम, ये माइनस एम दिखा रहा है और डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट्स द रिंग, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए ये CO ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। अब जरा इधर देखो, ये NH है, NH में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को इधर ट्रांसफर करके क्या दिखा रहा है, प्लस एम दिखा रहा है, प्लस एम दिखा रहा है, और प्लस एम के थ्रू इस रिंग को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट्स द रिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट साइड वाली रिंग है उसको ये CO डीएक्टिवेट कर रहे हैं, और राइट साइड वाली रिंग को NH एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब राइट साइड वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और क्योंकि ये प्लस एम दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। यहां पे इन दोनों कार्बन नंबर 6 और 10 और कार्बन नंबर 8, 6, 8, 10 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब उसमें क्या है, 6 और 10 पे हिंड्रेंस है, ये पूरा ग्रुप जो है CONH एंड C6H5, ये पूरा ग्रुप का जो हिंड्रेंस है, वो हिंड्रेंस 6 और 10 पे ऑब्जर्व हो रहा है।
तो 6 और 10 पे हिंड्रेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 6 और 10 पे इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कार्बन नंबर 8 पे ही अटैक करना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कार्बन नंबर 8 पे होता है। ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपको मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करना है, तो मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो ये देखना होगा कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा कहां पे हिंड्रेंस मिनिमाइज्ड है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमाइज करते हुए हमेशा मेजर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लो। लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, during electrophilic aromatic substitution for determination of major product, during electrophilic aromatic substitution for determination of major product, for determination of major product, we consider we consider the following factors. We consider the following factors. Number one, लिखो, carbon of the benzene ring, carbon of the benzene ring where greater electron density is present. Carbon of the benzene ring where greater electron density is present. Carbon of the benzene ring where greater electron density is present. Number two, carbon of the benzene ring where steric hindrance, carbon of the benzene ring where steric hindrance is minimum. Number three, intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding between, intramolecular hydrogen bonding between incoming electrophile, intramolecular hydrogen bonding between incoming electrophile and the group already present, and the group already present on the benzene ring, and the group already present on the benzene ring, and the group already present on the benzene ring. तो ये फैक्टर्स हैं जिनको हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, पहला फैक्टर कि बेंजीन रिंग के कौन से कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पहले तो हम इस चीज को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज्ड है। ठीक है, एक तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए, तीसरा अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल और ग्रुप के बीच में, तो हमें उस फैक्टर को भी कंसीडर करना है। तब हम स्टेरिक हिंड्रेंस भले वहां ज्यादा हो, लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ऑब्जर्व हो रही है तो फिर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? जो सेकंड फैक्टर है
सेकेंड फैक्टर को थर्ड फैक्टर काउंटर करता है, और उसमें भी जो थर्ड फैक्टर होगा वो डोमिनेटिंग होगा सेकेंड फैक्टर के ऊपर। तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो हमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हिंड्रेंस को हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन हम करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये सारी बात जो अभी मैंने बताया मेजर प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन के लिए? मेजर प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या क्या कंसीडर करना है वो समझ में आ रहा है? NO2 पॉजिटिव का अटैक हो रहा है इस रिंग के ऊपर। मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इसका अटैक कहां होना चाहिए? सही आंसर है थर्ड कार्बन पे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप आ रहा है वो OCH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो फिर हिंड्रेंस जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे ज्यादा है, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ पे हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से अटैक हमेशा थर्ड पे होगा मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ NO2 का अटैक थर्ड कार्बन पे होना चाहिए। बताओ कहां अटैक होना चाहिए? सही है, फर्स्ट कार्बन पे अटैक होना चाहिए। फर्स्ट या फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं, फर्स्ट और फिफ्थ दोनों ऑर्थो पोजीशन है, कहीं भी अटैक हो सकता है। अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है और CHO ग्रुप आकर के अटैच होगा, तो CHO OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब ऑब्जर्व होगी जब इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट या फिफ्थ पे अटैक करेगा। तो इसलिए भले फर्स्ट और फिफ्थ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, बट क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है, इसलिए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो सैलिसिलल डिहाइड बोला जाएगा। ऑर्थो सैलिसिलल डिहाइड, इस कंपाउंड को ऑर्थो सैलिसिलल डिहाइड बोलेंगे, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा।
बताओ कहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए? बोलो भाई। अब देखो ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए एक बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर कहीं पे रिंग के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डिसाइड करेगा उनमें से जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आप इसको नोट में लिख लो, नोट में लिखो, इफ मल्टीपल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if multiple groups are present on the benzene ring, if multiple groups are present on the benzene ring, then if multiple groups are present on the benzene ring, then the position of incoming electrophile, then the position of incoming electrophile is always decided. If multiple groups are present on benzene ring, then the position of incoming electrophile is always decided on the basis of, more activating group, is always decided on the basis of more activating group. तो अब जैसे यहां पे देखो OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CHO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप OH डिसाइड करेगा। अब OH का इफेक्ट कहां कहां पे होगा? फर्स्ट पे होगा, सेकंड पे होगा। ये वैसे तो इस पोजीशन पे भी होगा जहां CHO है, लेकिन वहां ऑलरेडी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर वहां तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट या सेकंड में से कहीं अटैक करेगा, दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, कहीं भी अटैक कर सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट अगर हमें यहां पे बताना है तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बताओ मेजर प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? सही है, 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। क्योंकि देखो OH is more activating than that of CH3, OH is more activating than that of CH3, तो OH डिसाइड करेगा पोजीशन, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को।
तो OH का इफेक्ट थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे है जहां CH3 है। तो CH3 वाले कार्बन पे तो ये अटैक करेगा नहीं NO2 पॉजिटिव, ये थर्ड या फोर्थ पे करेगा। और वैसे भी अगर मान लो यहाँ CH3 न भी होता तब भी NO2 पॉजिटिव थर्ड या फोर्थ पे ही अटैक करता मेजर के लिए, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी बिटवीन NO2 एंड OH। NH2 और CHO, यहाँ पे देखो बेटा NH2 ही डिसाइड करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को। NH2 का इफेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे होगा, जिसमें आप देखो सेकंड पे दोनों साइड से हिंड्रेंस ऑब्जर्व हो रहा है। अगर सेकंड कार्बन को देखो तो दोनों साइड से हिंड्रेंस ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए सेकंड पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के मिनिमम चांसेस है। और थर्ड पे क्या प्रॉब्लम है, थर्ड कार्बन जो है वो CHO के पास है। CHO इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। CHO का -I भी यहां पे सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व हो रहा होगा, इसलिए थर्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम होगी इन कंपेयर टू फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट पे होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट कार्बन पे ही अटैक करेगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको डिसाइड करना है मेजर प्रोडक्ट। आपको यह देखना है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कहां पे हिंड्रेंस मिनिमाइज्ड है, और कहां पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यही 3 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए, जिनको कंसीडर करते हुए मेजर प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। तो अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करो। लिखो, फॉर अ कंपाउंड टू बिकम एरोमेटिक, for a compound to become aromatic, it must fulfill the following 2 criteria of aromaticity.
For a compound to become aromatic, it must fulfill the following two criteria. बस. For a compound to become aromatic, it must fulfill the following two criteria. एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा. फर्स्ट क्राइटेरिया लिखो. फर्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1 लिखो. कंपाउंड मस्ट possess, कंपाउंड मस्ट possess, compound must possess cyclic cloud of pi electron. Compound must possess cyclic cloud of pi electron, cyclic cloud of pi electron above and below, above and below the plane of the ring. Compound must possess cyclic cloud of pi electron above and below the plane of the ring. ठीक है, तो बोल रहा है कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उस कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? जो रिंग है, रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. जो रिंग है, मॉलिक्यूलर रिंग, उस रिंग के ऊपर साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उस रिंग के नीचे साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब ऑब्वियसली अगर इस क्राइटेरिया की बात करें तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कुछ सब क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड होते हैं. लिख लो. फॉर दैट ये फर्स्ट क्राइटेरिया के लिए सब क्राइटेरिया बता रहा हूं. फॉर दैट Number 1, for that, number 1, compound must be cyclic. Compound must be cyclic. Cyclic ring, cyclic cloud of pi electron cyclic ring में ही हो सकता है, acyclic compound में नहीं हो सकता. For that, number 1, compound must be cyclic. Number 2, दूसरा सब क्राइटेरिया लिखो. साइक्लिक रिंग मस्ट बी प्लेनर. साइक्लिक रिंग मस्ट बी प्लेनर. वो पूरी साइक्लिक रिंग में जो एटम्स हैं जिनसे रिंग बनी है, वो एटम्स हमेशा एक ही प्लेन में होने चाहिए. साइक्लिक रिंग मस्ट बी प्लेनर. नंबर 3 लिखो. each atom involved inside the ring, each atom involved inside the ring, each atom involved inside the ring must be each atom involved inside the ring must have unhybridized p orbital. Unhybridized p orbital must have unhybridized p orbital. That is they are either sp2, that is they are either sp2 or pseudo sp2 hybridized. That is they are either sp2 और pseudo sp2 hybridized. तो उनका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होना चाहिए या pseudo sp2 होना चाहिए. ठीक है, तो ये तीन सब क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते, तीन सब क्राइटेरिया का मतलब
कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 2 साइक्लिक रिंग प्लेनर होनी चाहिए, नंबर 3 रिंग के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स के पास कम से कम एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कब होगा? जब वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या स्यूडो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज नहीं होने चाहिए। sp हाइब्रिडाइज एटम अगर होंगे ना तो उससे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन जो है वो एरोमेटिसिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 या स्यूडो sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सब क्राइटेरिया के साथ फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है। फिर सेकंड क्राइटेरिया लिख लो, मैं इसी सेकंड क्राइटेरिया के साथ आज की क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं। लिखो, सेकंड क्राइटेरिया लिखो, साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, cyclic cloud of pi electron, cyclic cloud of pi electron must have, cyclic cloud of pi electron must have odd number of pi electron pair, odd number of pi electron pair, odd number of pi electron pair, that is 2n plus 1 pi electron pair, 2n plus 1 pi electron pair, or 4n plus 2 pi electron, 2n plus 1 pi electron pair or 4n plus 2 pi electron। ठीक है, यहां पे लिख लो, दिस इज कॉल्ड हकिल रूल, इसको हम बोलते हैं बेटा हकिल रूल। जो सेकंड क्राइटेरिया है यहां पे, इसी को हकिल रूल बोला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर कंपाउंड्स फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा बट सेकंड को फुलफिल नहीं करेगा तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को एक साथ दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन है, और इसी के बेसिस पे हम दो टर्म को और डिफाइन करते हैं, एक एंटी एरोमेटिसिटी है और दूसरा नॉन एरोमेटिसिटी है। तो ये इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं और फिर इसके एग्जांपल्स, उनको हम लोग मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मंडे को मैं ये एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी का कांसेप्ट आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग मंडे को डाउट्स भी लेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिससे कि आप ट्यूसडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर।